यस। हाँ, तो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा। वहाँ पर आपको मैं कल बता रहा था कि हिंदी स्टोरीज़ की क्या बात होती है, क्या मतलब उसको हम कैसे बच्चों को स्टोरी के बारे में बताएं, और स्टोरी से संबंधित जो भी आपका विधियाँ हैं, कहानी की क्या क्या विधियाँ हैं कि हम कैसे बच्चों को ज्ञान बता पाएँ, उसका दे पाएँ। तो कहने का मतलब है कि कहानी को छात्रों के लिए बोधगम्य, स्मरणीय व और मधुरतम बनाने की दृष्टि से कहानी की मौखिक विधि ही सबसे बेहतर है। मतलब कहा जाएगा कि कहानी को जब हम बोल करके बताते हैं बच्चों को, तो वह विधि जो है वही सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है। और कहानी की कहा उसको जाएगा कि कहानी के विकास के लिए तथा विद्यार्थी उस कहानी को हृदय में उतार सकें के लिए जो जो विधियाँ आपकी प्राप्त करनी चाहिए, वो आपकी विधियाँ निम्नलिखित हैं। मतलब किन किन बातों का हमको, जब हम बच्चों को स्टोरी के अध्यापन का कार्य सिखाएं, स्टोरी टीचिंग के बारे में बताएं, तब हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहला पॉइंट कहता है कि कहानी का चुनाव करते समय छात्रों की शारीरिक व मानसिक अवस्था, उनकी जिज्ञासा, बोध शक्ति और देश काल को ध्यान में करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम कहानी के बारे में बच्चों को बताएं तो हमको वैसी कहानी बतानी चाहिए कि जो बच्चों का देश काल पर, जिस गांव, जिस वातावरण में वो हैं, वैसा उसको ध्यान देना है। कहानी बच्चों को पसंद आने वाली हो और कहानी बच्चों को ज्ञान भी प्रदान करने वाली हो। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कहानी के उपरांत प्राध्यापक को कहानी के टीचिंग बिंदु जो है, अध्यापन बिंदु जो हैं, वो प्राप्त करने चाहिए तथा कहानी की मुख्य बातों को भी एक मूल आधार बना करके उसे तय करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मतलब जैसे ही प्राध्यापक कहानी के बारे में बताए तो उसको किन किन बिंदुओं से बच्चों को ज्ञान देना है, यह बात भी प्राध्यापक को पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 का कहता है कि कहानी को बताने के प्राप्त उद्देश्यों को स्थिर कर लेना चाहिए। मतलब जो भी हमको उस कहानी से प्राप्त होने वाले जो भी उद्देश्य हैं, वह हमको पहले से ही ज्ञात होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि बालकों के अवधान को बनाए करने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली का आश्रय लेना चाहिए। कि मतलब बच्चों में कहानी कितनी पल्ले बढ़ रही है, ये बात के लिए प्राध्यापक को बच्चों से प्रश्न करने चाहिए और फिर उस कहानी से संबंधित प्रश्नों को बाद में बताना चाहिए। और प्रश्नों को बनाने और उनकी प्रस्तुति में कहानी का तारतम्य बना रहे। मतलब हम जो भी प्रश्न बच्चों से करें वह आपकी स्टोरी से संबंधित हो, कहानी से ही वो लिए गए हों। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कहानी के अध्यापन कार्य के बीच बीच में विद्यार्थियों का अवधान को बनाए रखने हेतु योग्यतावश श्यामपट पर रेखा चित्र भी बनाते रहने चाहिए। मतलब प्राध्यापक को जब कहानी बताए तो श्यामपट का भी प्रयोग करे और कहानी से संबंधित सारे चित्र और बातों को ब्लैक बोर्ड पर काम करता रहे। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि कहानी उपदेशात्मक व ज्ञानात्मक होनी चाहिए और कहानी का ज्ञान क्या बच्चों को मिला है, यह भी प्रश्नों द्वारा बालकों से पूछना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि कहानी की भाषा कक्षा का जो स्तर है बिल्कुल उसी स्तर के अनुरूप हो, सहज हो, सुबोध हो व एकदम साफ हो और उसमें छात्रों के लिए परिचित आपके शब्दों का, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जहाँ पर कहानी में जो भी हम आपके शब्दों को बोलें, वो आपके जो शब्द हों बच्चे पहले से ही उनके बारे में जानते हों और जो जो सूक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग करें
या उन बातों से भी बच्चों को परिचित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि बच्चों को कहानी कहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमें क्या है कि हम बच्चों की पीठ हमें थपथपानी चाहिए। क्यों? अगर वह कहानी बोल रहे हैं तो, है ना। तो ये तो थे कि हम जब बच्चों को कहानी के शिक्षण के बारे में जब हम उन्हें बताएं। सेकेंड हेडिंग आपकी आती है कहानी शिक्षण के रूप। तो क्या है कि कहानी का ज्ञान देने के 3 रूप में पहला पॉइंट है आपका अध्यापक द्वारा कहानी को बताना और छात्रों का उस पर ध्यान देना। कि जो प्राध्यापक है वह बच्चों को कहानी के बारे में बताएगा और विद्यार्थी केवल उस पर ध्यान देंगे और उसको ध्यान पूर्वक आपसे सुनेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि छात्रों से खुद कहानी को कहें कि वह स्वयं कहें और फिर प्राध्यापक उस पर ध्यान दे। मतलब पहले तो प्राध्यापक स्वयं बच्चों को कहे, कहानी बताए और फिर बच्चे उस पर ध्यान दें, फिर बच्चा स्टोरी को बताए और फिर प्राध्यापक ध्यान दें। और फिर पॉइंट नंबर 3 है कि हम बालकों से कहें कि वह अपनी स्टोरी को खुद कॉपी पर बना करके लाएं, खुद ही उसको लिखें, खुद ही उसको कहें। अच्छा, और दूसरी बात है कि विद्यार्थियों से कहानी को बताने के लिए निम्न विधियों को हमको अपनाना चाहिए। पहली विधि है कि छात्रों द्वारा पहले कहानी का द्रुत पाठ किया जाए, तत्पश्चात वे अपनी कहानी अपने बारे अपनी सोच के हिसाब से लिखें। मतलब हम विद्यार्थियों से कहें कि वो कहानी को पहले शीघ्रतम से शीघ्रतम उसको देखें, उसको पढ़ें और फिर पढ़ने के बाद फिर जैसे उनके पास खुद की विचारधारा से वह कहानी के बारे में क्या समझे वह स्वयं ही इसके बारे में बताएं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि प्राध्यापक कहानी से संबंधित फोटोज क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करे और छात्र उनको देखकर कहानी को बोलते जाएं। मतलब प्राध्यापक को क्या कार्य करना है? प्राध्यापक को कार्य ये करना है कि वह स्टोरी से संबंधित जितने भी फोटो के चित्र हैं वह बच्चों को बताता चले, बच्चे उनको देखते जाएं और फिर उनको देख कर खुद ही कहानी को कह देना है। पॉइंट तो ये क्या था कि ये जो विधि अपने आप बताई, ये आपकी प्रथम विधि आपकी अच्छा 7-8 के लिए है ना, और दूसरी विधि जो है वो कक्षा 5 और 6 के लिए सही मानी गई है। आपकी पॉइंट नंबर 3 आता है कि छात्रों से हम कहानी को कैसे कॉपी पर उसको लेखन संबंधी में उसको ढालें। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट कहता है कि कहानी को बच्चों से जब हम कहें कि वो अपनी कॉपी पर उसको लिख कर दें तो वो लेखन की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है आपका कि श्रुत और पठित कहानी को, कि मतलब हम वो कहानी बच्चों से कॉपी पर लिखने के लिए कहें जो कहानी बच्चों द्वारा सुनी गई हो या फिर वो पढ़ी हुई हो। पॉइंट नंबर 2, हम क्या करें कि बच्चों को ब्लैंक स्थान जो होते हैं, ब्लैंक लेस आपके मतलब थोड़ी थोड़ी जगह उनको छोड़ कर एक कहानी दें ताकि वह उन कहानी के बीच में जो अपने शब्द हैं वह उनको डाल करके कहानी को संपूर्ण बना पाए। पॉइंट नंबर 3 है कि आपकी समस्या की पूर्ति। समस्या की पूर्ति से मतलब है कि अगर हम कहानी को कह रहे हैं तो कौन कौन सी हमको दिक्कतों का सामना हो रहा है वह हम सभी दिक्कतों को दूर करें। तो कहने का मतलब है कि आपको सुनी हुई कहानी को कहलवाने के लिए, कॉपी पर लिखवाने के लिए बालक की याददाश्त और उसके कहने की जो कहने की जो उसकी जो क्षमता है वह बहुत ही बलशाली होनी चाहिए। और साथ ही बालक को व्याकरण और किस वर्तनी में, किस देवनागरी में उसको कहना है यह उसको पता होना चाहिए। और बच्चे के पास में शब्द भंडार का भी वृद्धि होना चाहिए कि मतलब बच्चे के पास शब्द भंडार बहुत ज़्यादा हो ताकि उसको कहानी कहने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दूसरा आपकी व्यक्ति स्थानों की पूर्ति करवाने के लिए अध्यापक को श्यामपट पर साथ ही साथ छूटे हुए स्थान वाले वाक्यों को कहना चाहिए और
रोल ऑफ बोर्ड पर पहले से लिख कर के लाना चाहिए। छात्र वही चीज़ को जान करके फिर इन्हीं रिक्त स्थानों को भरते हैं। मतलब और अध्यापक ये करें कि पहले उस कहानी को शामपट पर लिखे और उसमें जगह वो बीच बीच में गैप मिलता हुआ जाए, और जो गैप के बीच में जो शब्द आए वो उनको या तो शामपट के ऊपर लिख दे या फिर नीचे लिख दे, और उसको जब डालने के बाद में वो कठिन शब्द या फिर किसी स्थानों की पूर्ति वाले शब्द जो है डाल देगा, तो छात्र उनको समझ करके उसमें भरते जाएंगे और वे कहानी को लिखना सीख जाएंगे। तीसरी आपकी है समस्या पूर्ति विधि में अध्यापक क्या करें कि एक दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों से छात्रों को कहानी कैसे कहेंगे वह संकेत दे, और छात्र उसी संकेत की सहायता से कहानी को बनाए। ठीक है, कि मतलब छात्र ही मतलब प्राध्यापक उनको संकेत करे कि तुम्हें ये वाले पॉइंट पे कहानी कहनी है, तो बच्चे अपने आप उसको लिखें, है ना। और पुनरावृत्ति वाले जो प्रश्नों में प्राध्यापक सुनी हुई कहानी को होमवर्क के तौर पर उनको दें कि जो बच्चों ने कहानी सुनी हो वह अपने होम से, अपने उनका जो घर है वहाँ से वह कार्य करके लाएं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कहानी अध्यापन के सोपान, कि हम बच्चों को कहानी को अगर हम बता रहे हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है सामान्य प्रारंभिक बातें। तो सामान्य प्रारंभिक बातों में यह है कि पाठ लेसन प्लान के प्रारंभ में हमको निम्नलिखित बातों का ध्यान करना है। सबसे पहले विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम के नीचे प्राध्यापक का नाम, प्राध्यापक के नाम के नीचे विषय, और विषय के नीचे कहानी का हेडिंग क्या है, उसका टाइटल क्या है, ये हमें कहना है। उसके जस्ट सामने हमको तारीख, कक्षा और पीरियड आपका कौन सा है वह डालना है। फिर उसके बाद में कितनी देर का आपका जो सारांश है यह बताना है। फिर आपका पॉइंट आपका 2 है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में है कि हमको कहानी के किन किन बिंदुओं पर बात करनी है, तो वह उद्देश्य हमें लिखने हैं। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य। तो यह विशिष्ट उद्देश्य है कि कहानी के से संबंधित जितने भी विशिष्ट उद्देश्य हैं हमें वो भी उल्लेखित करने चाहिए। चौथा आपका है सहायक सामग्री, है ना। तो सहायक सामग्री में हम वहाँ पर शामपट आपका चाहे वो ये वाला हो चाहे वो गोल वाला हो, और लिखित सामग्री फोटोज आपके चित्र, चौक, डस्टर आदि हमको कहानी के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। पांचवा है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से संबंधित है कि बच्चे स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में पहले से कितना जानते हैं, यह बात पर हमको बच्चों को परिचय दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में है कि प्रश्नों द्वारा छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न निकलवाना हुआ है ना। जैसे पहले 5 प्रश्न हम उनको सौंपते हैं और उनमें से 3 आपके सहज होते हैं, चौथा आपका हार्ड होता है, 5वां आपका समस्यात्मक प्रश्न होता है। तो ये आपको पता ही है। नंबर 2 प्रस्तुत कहानी के विषय में उद्देश्य कथन, कि हम जो कहानी बता रहे हैं उसका जो विषय है उससे संबंधित ही उद्देश्य कथन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में प्राध्यापक को सबसे पहले कहानी को प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद है आपका कहा जाता है नवति निर्धारण। लेकिन कहानी यदि बहुत बड़ी है तो हम उसको भागों में बांट करके उसको कहें और उसके बारे में बताएं। फिर आपका 9वां पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में है कि छात्रों के भावबोध के परीक्षणार्थ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उल्लेख किया जाएगा कि मतलब छात्रों ने उस कहानी को पढ़ करके क्या उनके मन में भाव विचार जागे, यह प्रश्न हम उनके परीक्षण के लिए पुनरावृत्ति के द्वारा पूछेंगे और उस विषय में हम बच्चों को बताएंगे। और नंबर 10 आता है आपका होमवर्क है, गृह कार्य है। गृह कार्य में हम कहानी का सारांश व उद्देश्य बताकर किसी भी कहानी की संभाव की कहानी को अपने शब्दों में लिखकर लाने के लिए छात्रों को हम बोलेंगे और छात्र उसी प्रकार से कहानी को लिख करके लाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाले पाठ के आपके 2 बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि साहित्य की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय विधा क्या है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है निबंध है,
सेकंड में स्टोरी है, कहानी है, तीसरा में पोएट्री आपकी है, कविता है, और चौथे में आपका नाटक है ना। तो ये वाले का आप जानते हैं, आपका पाठ का नाम हिंदी कहानी है, तो एक वाले का जो उत्तर जो है वो बा रहेगा, यानी कि स्टोरी कहानी ही इसका सही उत्तर है। अच्छा, दूसरा बहुविकल्पी है कि प्राथमिक कक्षाओं में कहानी का ज्ञान देने के लिए कौन सा जो रूप है वह हमें प्राप्त करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर पहला दिया है फर्स्ट ऑप्शन मौखिक पाठ, सेकंड ऑप्शन है संवाद पाठ, तीसरा है द्वैत पाठ और चौथा है आपका गहन पाठ। तो ये वाले के लिए आपको क्या करना है कि बच्चों का जो सही उत्तर जो होगा वो आपका मौखिक पाठ को कहा जाएगा। तो आज आपका जो है पार्ट नंबर 12 संपूर्ण होता है, और पार्ट नंबर 12 के बाद हम आपको कल बताएंगे पार्ट नंबर 13 आपका, है ना। तो 13 पार्ट नंबर के बाद आपके 5 पार्ट पूछेंगे, और उन 5 पाठों को हम 5 दिन के भीतर उनको हम बना करके अब तक आप अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, और अपनी परीक्षाओं के बारे में अपनी तैयारियों को करते रहें। यही बात के साथ मैं प्रशांत कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद बच्चों, बहुत आपका आभार। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत ही शीघ्रतम कार्य आपके लिए कर रहा हूँ, और आप लोग अपनी वीडियोस को रोज़ देखते जाएं, और देखने के साथ साथ अपने कार्य पर भी ध्यान देते जाएं, है ना। तो मेरे विचार से नेक्स्ट मंथ आपका यही वाली आज की होगी तारीख, पहली तारीख को ही आपके एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो 1 महीने का समय है, 30 दिन में आपको 300 वर्षों का काम करना है। आप उसको करते रहें, और करने के साथ साथ अपने सोपान पर भी ध्यान दें। बहुत आभार बच्चों आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद।